वेलकम बैक माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं अमित सर क्लास 12th फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर नाभिक हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान क्षति के बारे में। द्रव्यमान यानी मास और क्षति यानी डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का को हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम हाइड्रोजन का बात अगर करें या हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ देंगे, हाइड्रोजन में अगर हम सिंपल बोले कि हाइड्रोजन क्या होता है, H। इसका परमाणु संख्या क्या, 1, और द्रव्यमान भी क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसका नाभिक में अगर हम पूछे कि बताओ ये जो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उस नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो केवल और केवल प्रोटॉन पाया जाता है। क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। एक न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते थे, कोई परमाणु X होता था, उसका परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A रहता था, तो न्यूट्रॉन हमारा क्या होता था, A - Z। तो एक में से एक गया तो क्या, 0। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। यानी उसका जो नाभिक में केवल और केवल क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। और अगर हम हाइड्रोजन को छोड़कर और हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें, बाकी सभी तत्व का अगर हम नाभिक का बात करें तो बाकी जितना भी तत्व होगा हाइड्रोजन को छोड़कर वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही योग को हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये हम लोग भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं। तो पाया क्या गया है कि जो वह न्यूक्लियॉन का जो द्रव्यमान है, यानी जो न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, वह ज्यादा होता है उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह पाया गया है कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वह नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से, यानी दोनों का द्रव्यमान का योग यानी न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान के योग से सदैव क्या होता है, कम होता है। यानी वास्तविक द्रव्यमान और जो न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान था उस दोनों में द्रव्यमान में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। और यह जो द्रव्यमान में अंतर है उसी को हम क्या नाम देते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट कहलाता है। तो द्रव्यमान क्षति क्या हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अब माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है। अगर मान लीजिए हम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान को अगर हम कैपिटल M मानते हैं और कोई परमाणु है जिसका कोई परमाणु Z है, उसका उसका अगर हम परमाणु संख्या, कोई परमाणु X है उसका परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A अगर हम मानते हैं तो उसमें कितना प्रोटॉन पाया जाएगा, तो प्रोटॉन उसमें Z पाया जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना पाया जाएगा, तो A - Z पाया जाएगा। अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम MP माने तो कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा, उसके परमाणु संख्या, यानी एक प्रोटॉन रहता तो एक गुना MP के बराबर होता, यानी एक मास ऑफ प्रोटॉन गुना 1। अगर उसमें 2 प्रोटॉन पाया जाएगा तो 2 गुना MP होता। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई X परमाणु है तो उसमें Z प्रोटॉन पाया जाता है तो ZMP इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। उसी प्रकार से यानी संख्या और एक का द्रव्यमान, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या यानी A - Z गुना एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान M है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग का द्रव्यमान। अब माइनस हम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है, द्रव्यमान क्षति निकल जाता है, डेल्टा M। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये डेल्टा M का मतलब क्या हुआ, डेल्टा M का मतलब यह हुआ, यानी द्रव्यमान क्षति का मतलब यह हुआ कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त होकर नाभिक की रचना करते हैं तो डेल्टा M जो द्रव्यमान है वह लुप्त हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है, क्षति हो जाता है डेल्टा M। लेकिन वास्तविक रूप में होता क्या है कि ये जो डेल्टा M द्रव्यमान है वह उसके तुल्य ऊर्जा के रूप में विमुक्त होता है। ठीक है।
और ऊर्जा में जो वह कमी होता है, उसी कमी के कारण क्या हो जाता है कि नाभिक में जो न्यूक्लियन है वह परस्पर बंधे रहते हैं। तो इससे हम यहाँ पर एक 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 चीज को और डिफाइन किया गया है उसी के आधार पे बंधन ऊर्जा को। अब ये बंधन ऊर्जा क्या है कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वह ऊर्जा का वह परिमाण है जो नाभिक में न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। यानी किसी नाभिक में मुक्त न्यूक्लियन में बदलने के लिए जो ऊर्जा हम उसको देंगे उसको हम क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा। या ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में पाया जाता है वह आपस में बंधन का निर्माण करता है, तो उससे वह ऊर्जा विमुक्त करती है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो बड़ी अच्छे से समझिएगा। जैसे हम ड्यूट्रॉन का बात कर लेते हैं। ड्यूट्रॉन जानते हैं ना, हाइड्रोजन का समस्थानिक है एक और दो। इसमें अगर हम पूछें आपसे बताइए ड्यूट्रॉन में कितना प्रोटॉन है, तो आप बताइए जेड के बराबर सर एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, तो ऊपर मसन घटाएंगे, दो मसन एक गया तो एक न्यूट्रॉन है। अब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके जो है ड्यूट्रॉन नाभिक बनाएगा, तो वह जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलता है और नाभिक का निर्माण करता है तो 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वह मुक्त करता, निकालता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ड्यूट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब विभक्त करने जाएंगे हम तो इतना ऊर्जा वापस लगेगा भी। यानी ये दोनों मिला तो इतना ऊर्जा निकला, 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला। तो जब हमको इस न्यूक्लियन को अगर हम अलग करने जाएंगे, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने जाएंगे, तो हमको इतना ही वापस ऊर्जा उसको लगेगा। तो ये जो ऊर्जा कहलाया इसी को हम क्या कह दिए, बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या हुआ, ऊर्जा का वह परिमाण है जो नाभिक में न्यूक्लियन को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हटाने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, आइंस्टीन का हम E बराबर mc² पढ़े थे, तो डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति गुणे c²। अच्छा, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो इसका मात्रक हो जाएगा जब ये जूल आ जाएगा, ये डेल्टा एम केजी में होगा और सीता जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर द्रव्यमान क्षति अगर केजी में नहीं है तो जब अगर एएमयू में रहेगा तब, अगर द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम जो है वह अगर एएमयू में रहे तब नाभिक की जो बंधन ऊर्जा कहलाएगी वह ईबी कितना कहलाई जाएगी, तो डेल्टा एम जितना भी द्रव्यमान क्षति हो और उसको हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 भी राउंड में हम कर सकते हैं, गुना कर देंगे तो उतना आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बंधन ऊर्जा वक्र का, यानी बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो जिसमें हम बात करेंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और उसमें एक कर्व का भी बात करते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा वक्र, या हम यूं कह सकते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक वक्र देख रहे होंगे और यह एक कर्व या ग्राफ जो कह लीजिए। तो अगर हम बंधन ऊर्जा वक्र क्या है, अगर ये बात अगर हम पूछें तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ डैश देके लिखिए कि विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के अस्थायित्व का अध्ययन करने के लिए उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी डेल्टा ईबी बट्टा ए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या यानी ए के बीच में एक ग्राफ खींचा गया और इसी ग्राफ या वक्र को हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा वक्र। ठीक है, और बंधन ऊर्जा वक्र क्या है, तो डेल्टा ईबी बट्टा ए यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच का एक ग्राफ है, जो कोई भी परमाणु है, कोई भी न्यूक्लियन है, उसके अस्थायित्व का के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात पॉइंट देख लीजिएगा क्या है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी डेल्टा ईबी बट्टा ए का मान ही नाभिक के अस्थायित्व को व्यक्त करता है
इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियॉन्स की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। डेल्टा आई भी हम निकालना सिखाए, डेल्टा एम सी स्क्वायर, उसके द्रव्यमान संख्या से भाग दे देंगे तो वह बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन आ जाएगा और उससे नाभिक की स्थायित्व का पता चलता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जितना अधिक होगा वह उतना ही उसका स्थायित्व भी अधिक होता है। यानी डेल्टा आई बी बट्टा ए का मान जितना अधिक पाया जाता है वह उतना ही अस्थाई अधिक पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा ग्राफ देखिए, जैसे यहाँ पर जो है ये सब क्या है, 0 से लेके 50, 100, 150, 200, 250 ये द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, ये सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा, 6 मेगा, 8 मेगा, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब आप यहाँ गौर कीजिएगा आयरन वाला पे, आयरन Fe, ये 26, 56, ठीक है। क्या होता है कि इससे जितना भी नीचे, ठीक है, इससे जितना भी नीचे जो भी परमाणु है, जैसे ये सब हाइड्रोजन, शुरुआत में पहला का ही अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला है, ठीक है, ड्यूटेरियम वाला है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या है, ड्यूटेरियम वाला है। तो इसका देखिए सबसे कम है। उसके बाद यहाँ पर हीलियम हो गया, ये हीलियम का है, ये लिथियम है, ये आपका कार्बन है, ये जो आप सी यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का 2 समस्थानिक, ये वापस सल्फर है। तो आप क्या देखिएगा कि ये 50 से सब नीचे है, ठीक है, ये 50 से नीचे है, और 20 से नीचे वाले का तो बिल्कुल कम ही ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पाया जाता है। तो ये सब तो अस्थाई ही होगा। ये सबसे ज्यादा जो पाया गया है ये आयरन 26 का पाया गया है। तो ये जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के जो मान है वह सबसे अधिक किसके लिए है, आयरन के समस्थानिक के लिए है, और वह कितना है, 8.8, देख रहे हैं ना, 8 और 10 के बीच में है। ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होता है। और इस तरह से हम क्या कहते हैं कि इसका जो नाभिक है वह सबसे अधिक अस्थाई होगा। अब ये आयरन है तो ये 56, ध्यान रखेंगे आप, 56 तथा उसके निकटवर्ती जितना भी यहाँ पर नाभिक वाला जो होगा, जितना भी द्रव्यमान होगा उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो यहाँ का जितना भी नाभिक होगा वह अधिक अस्थाई माना जाएगा। फिर जब आप 56 से अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक पर जाएंगे, ये सब मोलिब्डेनम, आयोडीन 127 होता है, टंगस्टन, यूरेनियम, ये सब का क्या हो जाता है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसका नाभिक में आप देख रहे हैं कि नाभिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की संख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। यानी घटता चला जा रहा है का मतलब हो गया कि उसका स्थायित्व भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यूरेनियम का अगर बात कर ले तो यूरेनियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की संख्या लगभग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और वह एक क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। 56 और 56 के आसपास वाले जितना भी नाभिक होगा वह अस्थायी होगा, 56 से आगे जितना भी होगा वो अस्थायी होगा। 100 के बाद परमाणु वाले तो सब लगभग इसका बंधन ऊर्जा बहुत कम हो जाता है, तो वो सब तो अस्थायी होता ही होता है। और अगर हम इससे 56 से कम वाले का भी बात करें तो उसके लिए भी बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, तो वह भी अस्थायी होता है। तो ये कर्व क्या बताता है, ये कर्व बताता है कि कोई नाभिक अस्थायी होगा या अस्थायी, वह निर्भर करता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की संख्या पर। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका जो टॉपिक है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या बंधन ऊर्जा वक्र आपको क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, तब मिलते हैं।